आज की ये चर्चा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए तैयार की गई है जो बीपीएससी, पीपीआई और पीपीएस परीक्षा, मतलब जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और उनके लिए भी जिन्हें कृषि विज्ञान, जिसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं, उसके तकनीकी पहलुओं में गहरी रुचि है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो नोट्स हैं, एग्रोनॉमी के सिद्धांत, सिंचाई शेड्यूलिंग और फील्ड मेजरमेंट, हम उसके एक एक बिंदु और एक एक आंकड़े को बिल्कुल स्पष्ट करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि कृषि विज्ञान की ये आंकड़े और जो विज्ञान है वो बहुत ही नीरस और उबाऊ है। हाँ, मतलब नंबर देखकर ऐसा ही लगता है, लेकिन सच मानिए ये नीरस लगने वाले नंबर असल में हमारे खेतों की, हमारी खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी जीवन रेखा हैं। आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए परीक्षा की तैयारी में एक बेहतरीन एक चीट शीट की तरह काम करेगी। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य इन सिद्धांतों या आंकड़ों को मतलब सिर्फ रटना नहीं है। सही बात है। परीक्षा में सफल होने के लिए और असल में इस विषय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए हमें इन सिद्धांतों के पीछे छिपे हुए विज्ञान और तर्क को समझना होगा। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई विशेष आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है या कोई दृष्टिकोण कैसे काम करता है, तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, वो दिमाग में छप जाता है। हाँ, तो हम हर एक अवधारणा की गहराई में जाएंगे ताकि इसका जो वैज्ञानिक आधार है वो सुनने वालों के दिमाग में एक चित्र की तरह छप जाए। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई शेड्यूलिंग के दृष्टिकोण की, यानी अप्रोचेस टू इरिगेशन शेड्यूलिंग। हमारे स्रोत में जो सबसे पहला दृष्टिकोण दिया गया है वो है ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच। सरल भाषा में कहें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई पौधा अपने विकास के दौरान कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। इसे एग्रोनॉमिक साहित्य में पूर्ण दृष्टिकोण या एब्सोल्यूट अप्रोच के रूप में जाना जाता है। एब्सोल्यूट अप्रोच। हाँ, अगर हम इसकी सूत्र को यानी फॉर्मूला को विजुअलाइज करें तो ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि एक इकाई शुष्क पदार्थ, जिसे यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर कहते हैं, उसके उत्पादन के लिए फसल द्वारा कितना पानी वाष्पोत्सर्जित किया गया है। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। एक इकाई शुष्क पदार्थ और वाष्पोत्सर्जन, मतलब क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पौधा एक छोटी सी फैक्ट्री है? बिल्कुल समझ सकते हैं। वो जड़ों से कच्चा माल यानी पानी खींचता है, उसका इस्तेमाल करके अपना तना, पत्तियां और अनाज बनाता है, और जो पानी बच जाता है उसे भाप यानी वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। हाँ, एकदम सही। तो इस फैक्ट्री ने 1 किलो ठोस हिस्सा बनाने के लिए कितना पानी भाप में उड़ाया, यही ट्रांसपिरेशन रेशियो है। ये तुलना बहुत सटीक है। बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है। ये दृष्टिकोण हमें ये बताता है कि पौधा पानी का कितना कुशल उपयोग करता है। उसकी एफिशिएंसी। हाँ, जो पौधा कम पानी उड़ाकर ज्यादा ठोस पदार्थ बनाता है उसका अनुपात बेहतर माना जाता है। ये तो हुई पौधे के भीतर चलने वाली फैक्ट्री की बात, लेकिन जो दूसरा दृष्टिकोण है मृदा नमी की कमी का दृष्टिकोण, यानी सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट अप्रोच, वो सीधे तौर पर मिट्टी पर केंद्रित है। और स्रोत सामग्री के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हमारे नोट्स बताते हैं कि मक्का और गेहूं के लिए सिंचाई का समय तब आता है जब उपलब्ध मृदा नमी में 25% की कमी यानी डिप्लीशन आ जाती है। हाँ, 25%। लेकिन अगर हम सूखा प्रतिरोधी फसलों की बात करें, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की, तो उनके लिए ये स्तर सीधा 50% कमी पर तय किया गया है। यही अंतर ही तो कृषि विज्ञान की खूबसूरती है। पर एक बात बताइए, एक छात्र के नजरिए से सोचें तो ये सवाल मन में आता है कि अगर हम सूखा प्रतिरोधी फसलों के लिए मिट्टी का आधा पानी खत्म होने तक, मतलब 50% कमी तक इंतजार कर रहे हैं, तो क्या इससे उस पौधे का विकास नहीं रुकेगा? समझ में आता है। इन विशेष फसलों की जड़ों का जो तंत्र होता है और पत्तियों की संरचना, वो ऐसी होती है कि वे कम नमी में भी अपना विकास जारी रख सकती हैं। अच्छा। वे 50% नमी कम होने तक तनाव में नहीं आती, जबकि मक्का और गेहूं बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही मिट्टी की ऊपरी 25% नमी खत्म होती है, वे संघर्ष करने लगते हैं और उनकी उपज गिरने लगती है। बिल्कुल, इसलिए उनके लिए 25% का आंकड़ा तय किया गया है। समझ गया, यानी हर पौधे की अपनी एक सहनशीलता की सीमा अलग होती है। हाँ। अब तीसरे दृष्टिकोण पर आते हैं जो थोड़ा अधिक तकनीकी लगता है। इसे जलवायु विज्ञान या IWCPE दृष्टिकोण कहा जाता है। इसे सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच के रूप में भी जाना जाता है। इसका समीकरण बहुत सीधा है।
ये सिंचाई जल यानी इरिगेशन वाटर जिसे IW कहते हैं और संचयी पैन वाष्पीकरण यानी क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन जिसे CPE कहते हैं उसका अनुपात है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस अनुपात की व्याख्या करने का तरीका। वो कैसे? जब इस समीकरण का परिणाम एक निचला अनुपात आता है, मतलब लोअर रेशियो, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उच्च मृदा नमी तनाव है, हायर स्ट्रेस। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। IW यानी वो पानी जो हम खेत में डाल रहे हैं, और CPE यानी वो पानी जो सूरज की गर्मी और हवा के कारण खेत से वाष्प बनकर उड़ रहा है। एकदम सही। तो अगर उड़ने वाले पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो अनुपात अपने आप गिर जाएगा, और इसका सीधा मतलब है कि खेत सूख रहा है और पौधे भारी तनाव में हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और अचूक तरीका है ये जानने का कि खेत को पानी की कब जरूरत है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। ये IWCPE दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप से तो लैब में बहुत सटीक है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से रोजमर्रा की खेती में इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसमें व्यवहारिक उपयोगिता का भारी अभाव है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। एक आम किसान के लिए हर दिन वाष्पीकरण को मापना, मौसम विज्ञान के उपकरणों का इस्तेमाल करना और फिर इस अनुपात की गणना करके सिंचाई तय करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। हाँ, वो तो है। ये अनुसंधान और बड़े फार्मों के लिए बेहतरीन है, लेकिन छोटे खेतों के लिए ये बहुत जटिल हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर ये जटिल तरीका किसान रोज इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो खेत में पानी देने का सही समय कैसे तय करता है? यहीं पर हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रवेश करता है, क्रांतिक अवस्था दृष्टिकोण, कोर कॉन्सेप्ट और फसलें, क्रिटिकल स्टेज अप्रोच। हाँ, ये शायद पूरी सिंचाई शेड्यूलिंग का सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इसकी परिभाषा को समझें तो क्रांतिक अवस्था पौधे के जीवन चक्र का वो विशेष समय है जब वो पानी की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, मोस्ट सेंसिटिव। यानी पौधे के जीवन का डेंजर जोन। बिल्कुल, डेंजर जोन। ये वो चरण है जहां अगर पौधे को थोड़ा सा भी पानी का तनाव मिला तो उसकी उपज में भारी और अपरिवर्तनीय गिरावट आती है, इरिवर्सिबल डैमेज, जो ठीक नहीं हो सकता। हाँ, आप बाद में चाहे जितना पानी दे दें, जो नुकसान इस डेंजर जोन में हो गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए नमी की कमी को दूर करने का सबसे अधिक फायदा इसी अवस्था में मिलता है। और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो ये डेंजर जोन एक हॉट टॉपिक है। सीधे सवाल आते हैं यहाँ से। चलिए अब स्रोत सामग्री में दी गई हर फसल के महत्वपूर्ण विकास चरणों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनाज की, सीरियल्स। चावल के लिए ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं बूटिंग, पैनिकल इनिशिएशन और फूल आना, फ्लावरिंग। हाँ, और इसका IWCPE अनुपात 1.2 है, जो कि हमारी पूरी सूची में सबसे अधिक है, हाईएस्ट। चावल का 1.2 अनुपात होना ये दर्शाता है कि उसे वाष्पीकरण से उड़ने वाले पानी से भी ज्यादा पानी की लगातार जरूरत होती है। इसके बाद गेहूं का नंबर आता है। गेहूं के लिए बहुत सारे चरण महत्वपूर्ण हैं। स्रोत के अनुसार इसमें शामिल हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसे CRI कहते हैं, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फूल आना, मिल्किंग और डफ अवस्था। बाप रे, गेहूं के लिए तो जैसे पूरा जीवन चक्र ही पानी पर निर्भर है, हर अवस्था क्रिटिकल है। हाँ, और इसका अनुपात 0.9 दिया गया है। इसी तरह मक्का के लिए 2 मुख्य अवस्थाएं हैं, टैसलिंग और सिल्किंग। गेहूं की तरह ही मक्के का अनुपात भी 0.9 ही है। यहाँ सुनने वालों को एक पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। जो मुख्य अनाज हम रोज खाते हैं, चावल, गेहूं, मक्के, इन सभी का अनुपात 0.9 से लेकर 1.2 के बीच है। ये अत्यधिक प्यासी फसलें हैं। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस पैटर्न की तुलना नकदी फसलों और फलियों से करते हैं, कैश क्रॉप्स और लेग्यूम्स। जो लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये तुलना बहुत काम आएगी। जी, अगर हम नकदी फसल कपास को देखें तो इसके लिए क्रांतिक अवस्था फूल आना और डोडी बनना है, बॉल फॉर्मेशन। इसका अनुपात गिरकर 0.7 हो जाता है। और मूंगफली के लिए ये अवस्था फूल आना, पेगिंग और फली भरना है, पॉड फिलिंग। इसका अनुपात और भी कम 0.6 है। चना के लिए फूल आने से पहले और फली का विकास का समय सबसे नाजुक होता है और इसका अनुपात भी 0.6 ही है। अरहर में भी एकदम यही आंकड़ा है। इसमें फूल की शुरुआत और फली बनना क्रांतिक अवस्था है, जिसका अनुपात 0.6 है।
तो मूंगफली, चना और अरहर, इन तीनों का अनुपात 0.6 है। ये एक बेहतरीन मेमोरी हुक है याद रखने के लिए। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में सबसे दिलचस्प आंकड़ा कुसुम का है, सैफ्लावर। कुसुम के लिए सिर्फ फूल की शुरुआत ही मुख्य क्रांतिकर अवस्था है और इसका अनुपात मात्र 0.4 है, जो कि इस सूची में सबसे कम है, लोएस्ट। चावल के 1.2 से शुरू होकर कुसुम के 0.4 तक का ये जो सफर है, यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि फसलों की जेनेटिक्स उनकी पानी की जरूरतों को कितना बदल देती है। सही कहा। अब जब हम पानी की भारी जरूरतों की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए इन जरूरतों का असर बड़े पैमाने पर देखते हैं। फसलों के आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं, विशेष रूप से सिंचित क्षेत्र और पानी की कुल आवश्यकता। स्रोत में जो प्रमुख क्षेत्र, फसलों के प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के आंकड़े दिए गए हैं, वो बहुत सी अनकही बातें बयां करते हैं। गन्ना इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसका 93% क्षेत्र सिंचित है। उसके बाद गेहूं है जो 85% सिंचित क्षेत्र के साथ आता है। चावल का 50% क्षेत्र सिंचित है। तिलहन सिर्फ 25% पर आता है और सबसे आखिर में दलहन है, जिनका मात्र 10% क्षेत्र सिंचित है। 10% बस? हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो गन्ने का 93% और दलहन का सिर्फ 10% सिंचित होना कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये भारी अंतर हमारी पूरी कृषि व्यवस्था की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। ये सच में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ नकदी फसल है जिससे लगभग पूरा पानी मिल रहा है, और दूसरी तरफ दालें हैं जो मुख्य प्रोटीन स्रोत हैं, लेकिन वे 90% तक सिर्फ बारिश के भरोसे बैठी हैं। यही तो बात है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि सिंचाई के संसाधनों का आवंटन कैसे होता है, और ये नीतिगत प्राथमिकता तब और स्पष्ट हो जाती है जब हम फसल के प्रकार के अनुसार कुल पानी की आवश्यकता को मिलीमीटर में देखते हैं। स्रोत के सटीक आंकड़ों के अनुसार गन्ने को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए सबसे अधिक 1500 से लेकर 2500 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। चावल को भी पूरे 1500 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं गेहूं को 650 से 800 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है। तिलहन की जरूरत 500 से 700 मिलीमीटर होती है और दलहन को सबसे कम केवल 450 से 700 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये डेटा साफ तौर पर एक कहानी सुनाता है कि पानी की खपत फसलों के चयन को कैसे संचालित करती है। जहां नहरें हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वहां किसान गन्ना और चावल लगाते हैं, और जहां पानी की भयंकर कमी है वहां दलहन को चुना जाता है, क्योंकि वे 450 मिलीलीटर पानी में भी गुजारा कर सकती हैं। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो शायद दिखने में सबसे ज्यादा तकनीकी है। हाँ। लेकिन बीपीएससी परीक्षा के लिए ये सीधा स्कोरिंग एरिया है। मानकीकृत कृषि माप, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चरल मेजरमेंट्स। ये वो रूपांतरण इकाइयां हैं, कन्वर्जन यूनिट्स, जो सीधे एमसीक्यू के रूप में पेपर में छपती हैं। हाँ, और अक्सर छात्र इन्हें रटने में उलझ जाते हैं। इसलिए हम आज इन्हें सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि विजुअलाइज करेंगे। चलिए प्रवाह दर या फ्लो रेट्स से शुरू करते हैं। जब हम किसी नहर या पाइप से बहते हुए पानी को मापते हैं तो सबसे छोटी इकाई होती है क्यूसेक। 1 क्यूसेक पानी बराबर होता है 28.3 लीटर के। और जब प्रवाह बहुत विशाल होता है, जैसे किसी बांध से पानी छोड़ना हो, तो हम क्यूमेक का इस्तेमाल करते हैं। 1 क्यूमेक का मतलब है ठीक 1000 लीटर। इसे 10⁻³ लीटर भी लिखा जाता है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। आपने घरों की छतों पर रखी सिंटेक्स की काली पानी की टंकियां देखी होंगी। वे आमतौर पर 1000 लीटर की होती हैं। अब कल्पना कीजिए कि वो पूरी की पूरी टंकी 1 सेकंड के अंदर खाली हो जाए। पानी का वो जो भयंकर बहाव होगा, वही 1 क्यूमेक है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। इससे पानी की ताकत का अंदाजा लगता है। अब बात करते हैं ठहरे हुए पानी की, यानी हेक्टेयर आयतन की, हेक्टेयर वॉल्यूम्स। हाँ। इसे समझने के लिए हमें एक सीढ़ी चढ़नी होगी, जहां हम पानी की मात्रा को एक पूरे हेक्टेयर खेत यानी लगभग 2.5 एकड़ के फैलाव पर माप रहे हैं। सबसे पहली और सबसे निचली सीढ़ी है 1 हेक्टेयर मिलीमीटर, 1 हेक्टेयर mm। इसका मतलब है कि एक पूरे हेक्टेयर फैले हुए खेत में अगर सिर्फ 1 मिलीमीटर पानी की परत बिछाई जाए तो उस पानी की कुल मात्रा 10,000 लीटर होती है, या 10⁴। अब दूसरी सीढ़ी पर चलते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर से बढ़कर पानी की परत अब 1 सेंटीमीटर मोटी हो गई है, यानी पानी सीधा 10 गुना बढ़ गया है। तो 10,000 लीटर से बढ़कर ये सीधा 1,00,000 लीटर हो जाता है, 10⁵ और अब सबसे ऊपरी सीढ़ी, जो सच में दिमाग घुमा देने वाली है, 1 हेक्टेयर मीटर। कल्पना कीजिए 1 हेक्टेयर जितना विशाल खेत
और उसमें 1 मीटर लगभग 3.2 फीट की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। बाप रे। स्रोत के अनुसार ये मात्रा होती है 1 करोड़ लीटर, यानी 10⁻7 लीटर। इसे हम 1000 घन मीटर भी कहते हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि खेतों को सींचने के लिए हम कितने लाखों करोड़ों लीटर पानी का प्रबंधन करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो माप आता है वो आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के लिए बहुत जरूरी है। पानी की ऊंचाई और दबाव के उपाय। स्रोत में बताया गया है कि ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम में दबाव शीर्ष यानी प्रेशर हेड और हाइड्रोलिक क्षमता निर्धारित करने के लिए उनका उपयोग होता है। अगर दबाव सही नहीं होगा तो या तो पानी पौधों तक पहुंचेगा नहीं या फिर पाइप ही फट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसे मापने के लिए मुख्य रूप से 2 इकाइयां दी गई हैं। एक वायुमंडल दबाव 1 एटमॉस्फेयर 1026 सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। और अगर हम इसे बार में मापें तो 1 बार बराबर होता है 1023 सेंटीमीटर पानी के। इन दोनों आंकड़ों 1026 और 1023 के बीच का ये बारीक अंतर ही वो जगह है जहां परीक्षक छात्रों को फंसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से अलग अलग याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बुनियादी माप की, जमीन मापने की। भूमि क्षेत्र रूपांतरण इकाइयां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वैज्ञानिक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी की सिफारिश करते हैं, जबकि हमारे किसान अक्सर एकड़ में बात करते हैं। इस रूपांतरण को आसान बनाने के लिए स्रोत में स्पष्ट आंकड़े हैं। 1 एकड़ जमीन 0.405 हेक्टेयर के बराबर होती है। और अगर हम इसका उल्टा करें तो 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर 2.47 एकड़ जमीन समा जाती है। और हमारे आज के स्रोत सामग्री का अंतिम बिंदु है जुताई की गहराई का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण क्रीडा हैदराबाद 1985 के अनुसार मानकीकृत किया गया है। इसके अनुसार उथली जुताई, जिसे शैलो प्लोइंग कहते हैं, वो 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी होती है। इसे ऐसे सोचिए कि ये आपके सामान्य ज्योमेट्री बॉक्स वाली 15 सेंटीमीटर की स्केल के आधे से भी कम है। हाँ, बिल्कुल उथली। उसके बाद आती है मध्यम जुताई, जिसकी गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर मानी जाती है, यानी लगभग आपकी पूरी स्केल के बराबर। और अंत में गहरी जुताई, जो 25 से 30 सेंटीमीटर तक यानी लगभग 1 फुट गहरी की जाती है। ये जुताई की गहराई सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करती है कि मिट्टी बारिश या सिंचाई के पानी को कितनी गहराई तक सोख पाएगी। बिल्कुल। और इस तरह ये हमारी पूरी सिंचाई शेड्यूलिंग की कहानी को वापस वहीं ले जाकर जोड़ देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। इस तरह हमने आज के इस विस्तृत विश्लेषण में स्रोत सामग्री का हर एक कोना छान मारा है। हमने सिंचाई शेड्यूलिंग के ट्रांसपिरेशन और नमी की कमी वाले दृष्टिकोण देखे, 8 अलग अलग फसलों के IWCPE अनुपात और उनके डेंजर जोन यानी क्रांतिक अवस्थाओं को समझा। हमने सिंचित क्षेत्र के भारी अंतर और फसलों के पानी की आवश्यकता पर चर्चा की। और अंत में हमने प्रवाह दर, हेक्टेयर आयतन के लाखों लीटर, दबाव और भूमि रूपांतरण की सभी मानकीकृत इकाइयों को स्पष्ट किया। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी तथ्य और रूपांतरण इकाइयां बेहद अहम हैं। आज हमने जो भी आंकड़े, अनुपात और सिद्धांत समझे हैं, वे सब कृषि विज्ञान के स्थापित और प्रमाणित सत्य हैं। इन्हीं के आधार पर हमारी आज की कृषि नीतियां बनती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हमने सिंचाई के इन बहुत ही सटीक अनुपातों जैसे 0.9 या 1.2 और क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बड़ी तसल्ली से बात की, लेकिन आज हम तेजी से बदलते जलवायु चक्र और अत्यधिक अनियमित बारिश के दौर से गुजर रहे हैं। सच बात है। जब तापमान लगातार बढ़ रहा है और वाष्पीकरण के पैटर्न बदल रहे हैं, तो क्या आने वाले दशक में हमें इन सभी निरपेक्ष मापदंडों, एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स को फिर से नहीं लिखना पड़ेगा? क्या भविष्य की उन्नत तकनीकें जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रिसिजन फार्मिंग फसलों के इन डेंजर जोन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? क्या हम ऐसे पौधे बना लेंगे जिनके लिए कोई अवस्था क्रांतिक हो ही ना? ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। जो आंकड़े आज हमारे लिए पत्थर की लकीरें हैं, हो सकता है कल की तकनीक उन्हें इतिहास बना दे। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग इन कृषि सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं, बल्कि भविष्य की खेती को समझने की चाबी है। अब इस विषय पर और अधिक गहराई से विचार करने की बारी सुनने वालों की है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।